नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, कार्तिकपुरा महाविद्यालय गुमला। आज के इस YouTube वीडियो में हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय विधि पत्र से संबंधित टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि या निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसे अंग्रेजी में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि से तात्पर्य उन नियमों से है जो किसी राज्य द्वारा ऐसे वादों का निर्णय करने के लिए चुने जाते हैं जिनमें कोई विदेशी तत्व होता है। इन नियमों का प्रयोग इस प्रकार के वाद विषयों के निर्णय में होता है जिनका प्रभाव किसी ऐसे तथ्य, घटना अथवा समव्यवहार पर पड़ता है जो किसी अन्य देशीय विधि प्रणाली से इस प्रकार संबंध है कि उस प्रणाली का अवलंबन या प्रयोग आवश्यक हो जाता है। निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि नाम से ऐसा बोध होता है यह विषय अंतर्राष्ट्रीय विधि की ही शाखा है, परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून और सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, इसे अंग्रेजी में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है, इन दोनों में किसी प्रकार की पारस्परिकता नहीं है। अब हम लोग चर्चा करते हैं निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि के इतिहास। हम लोग इतिहास का अध्ययन करें तो पाते हैं कि रोमन साम्राज्य में वे सभी परिस्थितियां विद्यमान थी जिनमें अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता पड़ती है, परंतु पुस्तकों से इस बात का पूरा आभास नहीं मिलता है कि रोमन विधि प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय विधि या निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि का किस प्रकार से निर्वाह हुआ। रोम राज्य के पतन के पश्चात पर्सनल लॉ, निजी विधि का युग आया जो प्रायः 10वीं शताब्दी के अंत तक रहा। तदुपरांत पृथक प्रादेशिक विधि प्रणाली का जन्म हुआ। 13वीं शताब्दी में निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून को निश्चित रूप देने के लिए, एक निश्चित आकार देने के लिए आवश्यक नियम बनाने का भरपूर प्रयास किया गया। यह प्रयास इटली में हुआ। 16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी न्यायविदों ने संविधि सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में स्टैट्यूट थियरी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किया और प्रत्येक विधि नियम में इसका प्रयोग किया। अब आते हैं वर्तमान युग पर। वर्तमान युग में निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून 3 प्रमुख प्रणालियों में विभक्त हो गया है। पहली विधि जो है वो संविधि प्रणाली है, जिसे स्टैट्यूट सिस्टम कहते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है तथा तीसरा प्रादेशिक प्रणाली कहा जाता है। हम पाते हैं कि निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस तत्व पर आधारित हैं कि संसार में अलग अलग अनेक विधि प्रणालियां हैं जो जीवन के विभिन्न विधि संबंधों को विनियमित करने वाले नियमों के विषय में एक दूसरे से अधिकांशतः भिन्न है। यद्यपि यह ठीक है कि अपने निजी देश में प्रत्येक शासक, चाहे वो लोकतांत्रिक रूप से चुना गया हो, वंशानुगत हो, संवैधानिक रूप से लोकतंत्र हो और साथ ही साथ संवैधानिक राजतंत्र हो, तानाशाही हो, किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली हो, शासक अपने अपने देश में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होते हैं और देश के प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु पर
उनका अनन्य क्षेत्राधिकार होता है। फिर भी सभ्यता के वर्तमान युग में व्यावहारिक दृष्टि से यह संभव नहीं है कि अन्य देशीय कानूनों की अवहेलना की जा सके। बहुधा ऐसे अवसर आते हैं जब एक क्षेत्राधिकार के न्यायालय को दूसरे देश की न्याय प्रणाली का अवलंबन करना अनिवार्य हो जाता है, जिसमें अन्याय न होने पाए तथा निहित अधिकारों की रक्षा हो सके। अन्य देशीय कानून तथा विदेशी तत्व निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रयोजन के लिए अन्य देशीय कानून से तात्पर्य किसी भी ऐसे भौगोलिक क्षेत्र की न्याय प्रणाली से है जिसकी सीमा से बाहर उस क्षेत्र का स्थानीय कानून प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। यह स्पष्ट है कि अन्य देशीय कानून की उपेक्षा से न्याय का उद्देश्य अपूर्ण रह जाएगा। उदाहरण के लिए, जब किसी देश में विधि द्वारा प्राप्त अधिकार का विवाद दूसरे देश के न्यायालय में प्रस्तुत होता है, तब वादी को रक्षा प्रदान करने के पूर्व न्यायालय के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि अमुक अधिकार किस प्रकार का है। यह तभी जाना जा सकता है जब न्यायालय उस देश की न्याय प्रणाली का परीक्षण करे जिसके अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त हुआ है। फिर हम देखते हैं कि विवादों में विदेशी तत्व अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। इसके कुछ उदाहरण की चर्चा करते हैं। पहला, जब विभिन्न पक्षों में से कोई पक्ष अन्य राष्ट्र का हो अथवा उसकी नागरिकता विदेशी हो। दूसरा, जब कोई व्यवसायी किसी एक देश में दिवालिया करार दिया जाए और उसके ऋणदाता अन्य देशों में हो, अन्य देश या देशों में हो। और तीसरा, जब वाद किसी ऐसी संपत्ति के विषय में हो जो उस न्यायालय के प्रदेशीय क्षेत्राधिकार में न होकर किसी अन्य देश में स्थित हो। निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रत्येक देश में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, फ्रांस और इंग्लैंड के निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून में अनेक स्थलों पर विरोध होता है। इसी प्रकार अंग्रेजी और अमेरिकी नियम बहुत कुछ समान होते हुए भी अनेक विषयों में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। उपयुक्त बातों के अतिरिक्त विवाह संबंधी प्रश्नों में प्रायोज्य विभिन्न न्याय प्रणालियों के सिद्धांतों में इतनी अधिक विषमता है कि जो स्त्री पुरुष एक प्रदेश में विवाहित समझे जाते हैं, वही स्त्री पुरुष दूसरे प्रदेश में अविवाहित भी समझे जाते हैं। तो इस विषमता को दो प्रकार से दूर किया जा सकता है। पहला उपाय यह है कि विभिन्न देशों की विधि प्रणालियों में यथासंभव समरूपता स्थापित की जाए। दूसरा यह कि निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि का एकीकरण हो। जो दुनिया भर के जो कानून हैं उनके बीच एक समन्वय स्थापित किया जाए और उसका एक आदर्श रूप संहिताबद्ध किया जाए, उसका कोडिफिकेशन हो। इस दिशा में बहुत सारे प्रयत्न हुए भी हैं, परंतु अभी तक विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। सन 1893, 1894, 1900 और 1904 में हेग नगर में इसके निमित्त कई सम्मेलन हुए और
6 विभिन्न अभिसमयों के द्वारा विवाह, विवाह विच्छेद, अभिभावक, निषेध, व्यवहार प्रक्रिया जैसे विषयों के संबंध में नियम बनाए गए। इस प्रयोजन पूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों में व्यक्तिगत अभिसमय भी संपादित हुए। हम कह सकते हैं कि निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि के एकीकरण के दिशा में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना और उसकी कार्यवाही का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा की। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपने प्रश्नों से, अपनी शंकाओं से मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अवगत कराएं। आप अपनी विभिन्न प्रकार की डाउट्स महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मुझे प्रेषित कर सकते हैं। मैं और मेरे साथी शिक्षक प्रोफेसर अजीत कुमार हांसदा और प्रोफेसर कुसुम रानी, हम सभी मिलकर आपकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करते रहेंगे। आप सबों से आग्रह है कि जब तक सरकार कोरोना से पूर्ण रूप से मुक्ति की घोषणा नहीं कर देती, तब तक आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।